दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा आखिरी लेक्चर है जहां हम चर्चा कर रहे हैं भारत की प्रमुख प्रजातियों एवं जनजातियों के बारे में। आज हमारा 453 नंबर का लेक्चर है। यदि आप ध्यान देंगे तो आज हमारा जो ज्योग्राफी का लेक्चर है दोस्तों वो 123 नंबर का लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, 125 लेक्चर तक मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। बहुत विधिवत हमने इस टॉपिक को कवर किया और ये जो जनजाति का हम लोग आज पार्ट कवर कर रहे हैं, ये आज हम जनजातियों का पार्ट 3 कवर करने चल रहे हैं। तो इसके पहले 2 पार्ट आपको दिया जा चुका है, यानी 60 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज ये 30 प्रश्न पढ़कर 90 सवाल हो जाएंगे और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,590 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे सीधे आते हैं अपने टॉपिक को और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने कई सारे बैच लॉन्च किए हैं। ये जो आप क्लास देख रहे हैं समझ लीजिए डेमो है। ठीक है, जब आप कभी हमारे पेड कोर्स को देखेंगे ना, और पेड कोर्स का एक बार आकर के दोस्तों डेमो क्लास देखिए तो आपको लगेगा कि कितना गजब का दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। पढ़ने का आनंद ही अलग है अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। और मैं आपको भरोसा दिला दूं, आप एक बार किसी भी विषय का पेड कोर्स अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना तो अगली बार फिर आप ही कहेंगे कि नितिन सर हमें आपसे ही पढ़ना है। विनम्र निवेदन है कि फला फला कोर्स आप बना दीजिए, ये आप ही रिक्वेस्ट करेंगे, फिर मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो 453 नंबर की क्लास है, 13,590 सवाल हमारे तैयार होने वाले हैं और पार्ट 3 करा मंगा निहार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय ये किस लिए विख्यात था। ठीक है, किस लिए तो याद रखिएगा, ये जो समुदाय था दोस्तों ये संगीत के लिए दोस्तों विख्यात था। ठीक है, एक ऐसा समुदाय है जिसका संबंध किससे दोस्तों, संगीत से है। और ये जो मंगा निहार की हम जो बात कर रहे हैं, मंगा निहार, एक चीज के बारे में बताऊं मैं, मंगा निहार एक तरह का मुस्लिम समुदाय था। ठीक है, मंगा निहार एक तरह का मुस्लिम समुदाय था और ये मुस्लिम समुदाय खास करके पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में कहाँ पर हो सकता है, जिला वगैरह आपसे पूछ दे तो बताएगा बाड़मेर हो गया, उधर गंगानगर हो गया, उधर आपका वो जिला हो गया, क्या नाम है, अरे जैसलमेर हो गया। ठीक है, जैसलमेर। ठीक है, तो ये सब जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय पाया जाता है जिसे मंगा निहार कहा जाता है। और ये मुस्लिम समुदाय जो है संगीत से संबंधित है। ठीक है, शास्त्रीय और लोक संगीत से दोस्तों संबंधित हैं, ये भी आप याद रखेंगे, एक ऐसा समुदाय है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं, सहरिया जनजाति। जी हाँ दोस्तों, सहरिया जनजाति के लोग ये कहाँ रहते हैं, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में इनका मुख्य निवास स्थान है। ठीक है, वहां पर ये ज्यादा मात्रा में सहरिया लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज और कभी कभी पूछ देता है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कभी उत्तर प्रदेश में अगर अलग से पूछ दे आपसे तो केवल बुंदेलखंड रीजन आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां भी दोस्तों ये सहरिया जनजाति पाई जाती है, इसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो यहां तक दोस्तों आपसे सवाल पूछ लिया जाता है इतनी गहराई में जाकर। अगला सवाल दे रहा है कि एनडी, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आप पढ़ रहे हैं, एनडी और ओपार्टिपी। ठीक है, ओपार्टिपी नाम से प्रचलित जो विवाह है यह किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है, एनडी और ओपार्टिपी। ठीक है, एनडी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। एनडी का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से विवाह। ठीक है, एनडी का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से विवाह। जो विवाह बातचीत के माध्यम से होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनडी कहते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ जो विवाह होता है ज्यादातर वो क्या होता है, दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हा पक्ष की तरफ जाते हैं, देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर विवाह होता है। इसी विवाह को एनडी विवाह कहा जाता है। और ये जो ओपार्टिपी दे रहा दोस्तों, अच्छा ये कहाँ प्रचलित है, तो ये इसके लिए प्रचलित है हो जनजाति में। ठीक है, ये संबंधित किससे है, तो एक जनजाति दोस्तों हो जनजाति। ठीक है, हो जनजाति में दोस्तों इस तरह का विवाह होता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट दिया दोस्तों ओपार्टिपी, इसका मतलब क्या है, ओपार्टिपी इसका मतलब आपको बताऊंगा ना तो आपको भरोसा ही नहीं होगा मेरे ऊपर कि क्या ओपार्टिपी में इस तरह का भी विवाह होता था। ओपार्टिपी में होता क्या था, इसे पकड़ुआ विवाह कहा जाता, पकड़कर जबरदस्ती विवाह कर देना। जी हाँ दोस्तों, पकड़ुआ विवाह। ठीक है,
पकड़ा हुआ विवाह, ठीक है, पकड़ा हुआ विवाह जिसे हम जबरदस्ती विवाह कहते हैं, ठीक है। आज भी दोस्तों मैं आपको बताऊं बिहार का किस्सा, वर्तमान में स्थिति यह है कि बिहार में जो कोई सरकारी नौकरी करता है उसको गांव वाले पकड़कर उसका विवाह जबरदस्ती किसी लड़की से करा देते हैं। हाँ, आपको नौकरी मिली, मान लीजिए आप अदर स्टेट में चले गए, हम बिहार में सरकारी नौकरी हमको मिल जाती है, ईश्वर, अब मैं ईश्वर का आशीर्वाद तथा जा तो नौकरी लग गया बिहार में, ठीक है। अब बिहार में क्या है, एक दिन बढ़िया ठाट बाट में मास्टर साहब पहुंचे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने और गांव वाले देख रहे थे, अच्छा बबुआ का ब्याह नहीं हुआ है, ठीक है। एक दिन आपको पकड़ेंगे और जबरी जो है बोरिया में भर के ले जाएंगे मंडप में, राइट, ब्याह करें, मारेंगे, ठीक है, डांट डपट कर आपका शादी करा देंगे। अब बताइए, अब शादी से आप विमुक्त हो नहीं सकते, मजबूरी, पकड़ा हुआ विवाह, ठीक है। तो आज भी वर्तमान में बिहार में इस तरह के विवाह चलते हैं, पकड़ा हुआ विवाह। फिलहाल उस जमाने में ओपारटीपी कहा जाता था। ओपारटीपी ये पकड़ा हुआ विवाह या जबरदस्ती विवाह के रूप में जाना जाता है। हो जनजाति में इस तरह का विवाह जो है प्रचलित है, तो ये काफी शानदार बात है। थोड़ा एंटिक चीज हमें पढ़ने और समझने को मिल रहा है। इसी तरह धूमकारिया ये जो है किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, जनजाति संस्था का मतलब क्या है? ये संस्था अपनी जनजाति के नवयुवकों को एक दिशा प्रदान करती है, उसे सामाजिक धार्मिक रूप से तैयार करना, ये इस जो है सामाजिक संस्था का काम होता है। तो यहाँ कई जनजातियां हैं, जिसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे उरांव जनजाति। कौन सा? उरांव जनजाति की जो सामाजिक संस्था है वो घुमकरिया है, ठीक है। और उरांव जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह जो बेल्ट है यहाँ पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? तो जो छत्तीसगढ़ है, जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, या फिर उड़ीसा वगैरह हो गया, यहाँ पर क्या पाई जाती है दोस्तों? यहाँ पर ये उरांव जनजाति पाई जाती है। धुमकरिया नाम से जो सामाजिक संस्था है वो इसी जनजाति की है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कौन सी जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, बांस पर आधारित मतलब तो याद रखेगा इसका तात्पर्य है बांस के उत्पाद, ठीक है, बांस के उत्पाद बनाना, ठीक है। यह क्या करते हैं दोस्तों? बांस से अनेक उत्पाद बनाते हैं, टोकरी वगैरह कुछ अच्छा चीज, ठीक है। ये कौन सी जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति आप याद रखेंगे। बैगा या कमार, दो जनजातियां हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो बैगा जनजाति है, ठीक है, जो बांस वाला काम करती है, बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा जनजाति। और दूसरा है कमार जनजाति। कौन सी? बैगा और कमार जनजाति, ठीक है। ये दो जनजाति ऐसी हैं जो क्या करती हैं दोस्तों? जो बांस से अनेक उत्पाद तैयार करती हैं और उसको बेच करके अपना आजीविका चलाती हैं, ठीक है। बैगा जनजाति की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में खास करके बैगा जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये सब में बैगा जनजाति है, ठीक है। तो यहाँ नोट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ठीक है, झारखंड, बिहार, इन सब स्थलों पे दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती? तो यहाँ पर बैगा जनजाति पाई जाती है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो कमार जनजाति वो भी दोस्तों इसी साइड पाए जाते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी जनजाति कुडुख बोली बोलती है। एक बोली है दोस्तों कुडुख, ठीक है। परीक्षा में सवाल आ जाए तो आज भी बहुत सारे बच्चे हैरान परेशान हो जाते हैं कि भैया कुडुख नाम की बोली ये कौन सी जनजाति बोलती है। तो याद रखेगा ये जो कुडुख शब्द दे रहा है ना, कुडुख, यह क्या है? ये इसका संबंध द्रविड़ भाषा से, किससे दोस्तों? द्रविड़ भाषा से संबंधित है। पहली बात याद रखेगा, देखिए संबंधित द्रविड़ भाषा से है, जबकि दोस्तों अगर इसकी लिपि बात की जाए तो लिपि देवनागरी है। बड़ी बात अपने आप में, ठीक है। यह किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो लिपि जो है इसकी ये देवनागरी लिपि है, जबकि भाषा द्रविड़ है। और इसको बोलता कौन है? तो याद रखेगा उरांव जनजाति, ठीक है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये जो कुडुख बोली है ये किससे संबंधित है? यह उरांव जनजाति से संबंधित है। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया ना? अच्छे से एक एक चीजों को समझते चलिए, इससे ज्यादा डिटेल न पढ़ने की जरूरत है ना आपके परीक्षा में कभी आएगा। इतनी चीज अगर आप जानते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। गोदना गोदने वाली जो जनजाति है ये कौन सी है जो गोदना गोदती है? गोदना गोदने का मतलब क्या है? सीधे सीधे याद रखेगा टैटू, ठीक है।
टैटू। कहां पर? शरीर पर, शरीर पर, ठीक है, शरीर पर यह जनजाति क्या करती है? टैटू बनाती है, ढेर सारा टैटू, या चेहरे वगैरह पे भी दोस्तों ये टैटू बना लेते हैं। तो गोदना गोदने वाली जो अनुसूचित जनजाति है या गोदना गोदने वाली जो जनजाति, वो कौन सी जनजाति है? तो कई जनजाति है, जिसमें पहला याद रखेगा बैगा जनजाति, ठीक है, पहला याद रखेगा बैगा जनजाति, ठीक है। दूसरा याद रखेगा, आपने नाम नहीं सुना होगा, एक जनजाति है वादी जनजाति, नहीं सुना ना, बैगा वादी। और इसी तरह से एक और अच्छा सा सवाल है गोंड, गोंड जनजाति। और गोंड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोंड में वो याद रखेंगे दोस्तों, गोंड में ओझा गोंड जनजातियां होती हैं, इनमें भी विभाजन है। ओझा गोंड, ओझा गोंड जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं, उनके शरीर पर दोस्तों अत्यधिक मात्रा में टैटू देखने को मिलता है, ओझा गोंड, ठीक है। तो गोंड में भी दोस्तों कई वैरायटी हैं, उसमें ओझा गोंड को याद रखेंगे, जो शरीर पर टैटू बनाने के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, बिल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य जो है, नाच है, यह किस जनजाति द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है? कौन सी जनजाति है? तो बैगा जनजाति ही दोस्तों यह बिल्मा नृत्य करती है, ठीक है। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति यह बिल्मा नृत्य करती है। कहाँ पाई जाती है? तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती? मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बता दिया। इसके अलावा झारखंड, बिहार लिख सकते हैं, उड़ीसा वगैरह में भी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ इसका मूल केंद्र है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, करा हलमा, हलमा तथा नोटिया। जी हाँ दोस्तों, हलमा था, भोटिया मत याद कीजिएगा, नोटिया लिखा है, भोटिया अलग होते हैं, ठीक है। हलमा तथा नोटिया जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों किस राज्य में पाए जाते हैं? हलमा और नोटिया, ठीक है। तो हलमा पाए जाते हैं त्रिपुरा में, ठीक है, अलग अलग लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या दिया है? हलमा। हलमा जो जनजाति दोस्तों ये कहां पाई जाती है? ये पूर्वोत्तर में एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। ये त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति हलमा। और याद रखेगा इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि परस्पर सहयोग की भावना ये जनजाति रखती है, ठीक है। परस्पर परस्पर सहयोग की भावना, परस्पर परस्पर सहयोग की भावना यह जनजाति दोस्तों रखती है, इसे जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा दे रहा है नोआतिया, ठीक है, वो भी त्रिपुरा में पाई जाती है, भी याद रखेंगे। तो नोटिया, नोटिया को ही नोआतिया भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, नोआटिया, ठीक है, नोआतिया, नोआतिया। यह कहाँ की जनजाति है? यह भी दोस्तों त्रिपुरा राज्य की ही जनजाति है, तो इसे भी याद रखेंगे, हलमा और नोआतिया, ठीक है, या फिर नोटिया या फिर नोआतिया, इसे दोस्तों अलग अलग आप ध्यान में रखिएगा। लाल बंगला, लाल बंगला नाम से रसोई घर, इसमें किसी भी विदेशी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। अगर कोई प्रवेश कर लेता है तो फिर याद रखिए ये भंग हो जाता है, मतलब उनको उल्लंघन माना जाता है, फिर से उसे तोड़कर नया रसोई घर बनाते हैं। ये किचन है, इनके किचन को लाल बंगला कहा जाता है। आपसे सवाल कर रहा है कि लाल बंगला नाम का किचन जो है ये किस जनजाति में पाया जाता है? उनका एक अलग मुख्य घर है, यह जो है दोस्तों भुंजिया जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? सर इसका नाम ही हमने मुंडा जनजाति सुना था जो झारखंड में पाई जाती, भुंजिया जनजाति हमने कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं, जो आप नहीं सुनते हैं इसीलिए तो आप इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। सवाल ये आता है सर भुंजिया जनजाति पाई कहाँ जाती है? ये सब छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाली जनजातियां, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो भुंजिया जनजाति है यह भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दोस्तों पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अगर स्टडी 91 तक पहुंचे हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि ये क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको आज की क्लास इंपॉर्टेंट लगेगी तभी आपका इच्छा करेगा कि नहीं हम जो है 453 नंबर की क्लास है तो 452 तक सर ने क्या पढ़ाया हमें वो भी जानना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके आप पीछे की क्लास देखेंगे। यदि आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो, और मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता होगा। भारत में कौन सा एकमात्र मानवाभ कपि, ध्यान दीजिएगा, मानवाभ कपि पाया जाता है? एकमात्र मानवाभ कपि भारत में कौन सा पाया जाता है? तो याद रखेगा इसमें श्वेत गिब्बन का नाम याद रखेंगे, ठीक है। श्वेत यानी सफेद गिब्बन, ठीक है, सफेद गिब्बन का नाम याद रखेंगे। ये सफेद गिब्बन दोस्तों कहां पाया जाता है? असम में। तो कभी हो सकता है परीक्षा में श्वेत गिब्बन आ जाए, ठीक है, या फिर श्वेत भौं गिब्बन भी इसे कहा जाता है, या फिर पूर्वोत्तर भारत में याद रखेगा एक हुलाक गिब्बन पाया जाता है, ठीक है। एक और है हुलाक गिब्बन, ठीक है, हुलॉक गिब्बन, ठीक है। यह कहां पाया जाता है? यह पूर्वोत्तर में पाया जाता है, तो दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। यह पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, ये दोनों आपका सही उत्तर है। इन दोनों को मानवाभ कपि कहा जाता है, ठीक है। या तो असम वाला ऑप्शन में दे देगा, क्या दे देगा? श्वेत गिब्बन या श्वेत भौं गिब्बन, ठीक है।
श्वेत गिब्बन को क्या लिखा रहता है कभी कभी पे श्वेत भौं गिब्बन, ठीक है, श्वेत भौं गिब्बन। तो कंफ्यूज मत होएगा, चाहे श्वेत भौं लिखे चाहे श्वेत गिब्बन लिखे, असम में पाए जाते हैं। यह भारत का एकमात्र मानवाब कपि कहा जाता है, जो जिससे दोस्तों हम लोगों का समझ लीजिए सीधे सीधे यह हम लोगों के पूर्वज थे। इसी तरह लिख रहा है चुटकुट्टा दोस्तों ये किस जनजाति में विवाह का एक रूप है, पीछे दोस्तों आपने देखा, ठीक है। उसी तरह से चुटकुट्टा दे रहा है कि ये कहां पे इस तरह का विवाह होता है। तो चुटकुट्टा जो विवाह है इसका संबंध कोरकू जनजाति से, किससे दोस्तों, इसका संबंध किस जनजाति से दोस्तों, जो पूछा आपसे सवाल तो क्या बताएंगे, इसका संबंध कोरकू जनजाति से संबंधित है, ठीक है। कोरकू जनजाति में चुटकुट्टा नामक एक विवाह कराया जाता है। इसमें होता क्या, अच्छा केवल यहीं पे नहीं, कई सारी जनजातियां, कभी कभी गोंड थारू जनजातियां भी इस तरह का विवाह रूप पालन करती हैं। तो दिमाग में आ गया, देखिए एक तो कोरकू याद रखेगा, कोरकू जनजाति, और दूसरा दोस्तों गोंड जनजाति याद रखेंगे, ठीक है। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में गोंड हम याद रखते हैं, और थारू को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी जनजाति में इस तरह का विवाह, चुटकुट्टा विवाह दोस्तों प्रचलित है। इसी तरह एक और जनजाति है कोरवा जनजाति। कोरबा छत्तीसगढ़ में जगह पड़ता है कोरबा, ये उसी छत्तीसगढ़ में पाई जाती कोरबा जनजाति, वहां धूकू विवाह चलता है, ठीक है। कौन सा चलता है, कोरबा जो जगह है, कोरवा जनजाति जो है वहां पे धूकू विवाह चलता है। कौन सा, धूकू, ठीक है, धूकू विवाह, ठीक है, धूकू विवाह, धूकू विवाह। तो हो सकता है परीक्षा में जैसे आज क्या दे दिया, चुटकुट्टा दे दिया, इसी तरह से धूकू विवाह के बारे में पूछ दे तो आप बताएगा कोरबा जनजाति में धूकू विवाह चलता है। बाकी चुटकुट्टा जो है ये कोरकू, गोंड और थारू जनजातियों में देखने को मिलता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए, करेक्ट, कौन सी जनजाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के अवतार से मानती है। जी हाँ दोस्तों, तो एक जनजाति है मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति, ठीक है। मीणा जनजाति, खास करके जनजाति दोस्तों राजस्थान वगैरह में पाई जाती है। ये अपना उत्पत्ति विष्णु के अवतार से मानती हैं, क्योंकि विष्णु का एक अवतार हुआ था मत्स्य अवतार, ठीक है। विष्णु का ठीक है प्रथम अवतार जो था दोस्तों, प्रथम अवतार, उस अवतार का नाम क्या था, मत्स्य अवतार, ठीक है, मत्स्य अवतार। और मत्स्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मत्स्यकार मीन होता है, मीन शब्द से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए मीणा इन्हें कहा जाता है। तो विष्णु के अवतार से उत्पत्ति दोस्तों माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा किस जनजाति में नाता प्रथा, जी हाँ दोस्तों, नाता प्रथा और पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा पाई जाती है, दोनों अलग अलग है। नाता प्रथा बताऊं क्या होता है, आप विश्वास नहीं करोगे। नाता प्रथा में क्या होता है, एक महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भी सहवास कर सकती है, इसी को नाता प्रथा कहा जाता है, ठीक है। लिखेगा, एक महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भी सहवास या फिर इसे संभोग कहिए, ठीक है, संभोग कर सकती है, ठीक है, संभोग कर सकती थी, ठीक है, कर सकती थी। इसी को क्या कहा जाता है, नाता प्रथा कहा जाता है। और नाता प्रथा जो है ये मीणा जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। नाता प्रथा का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा मीणा जनजाति से संबंधित है नाता प्रथा। और बाकी पितृसत्तात्मक तो आप जान ही रहे हैं कि घर का मुखिया कौन होगा, पिता होगा या कोई ना कोई मेल पर्सन होगा, पुरुष होगा, ये प्रथा दोस्तों पाई जाती है, ठीक है। नाता प्रथा अगर यदि मैं आपको ना बताऊं तो आपको ये लगेगा कि नाता बाता की बात कर रहा है, रिश्ता वगैरह की बात कर रहा है, नहीं, इसका मतलब क्या समझिए, ठीक है। इसी तरह एक पुराने समय में वैदिक काल में नियोग प्रथा चलती थी। नियोग प्रथा में यदि पति के अंदर कोई वो हो, मतलब संतान उत्पत्ति का जो है उसके पास बल न हो, तो महिला किसी अन्य पुरुष के साथ सहवास कर सकती थी, तो उसको नियोग प्रथा के रूप में जानते। उसी तरह की एक प्रथा ये मेड़ाओं में चलती है जिसे हम नाता प्रथा कहते हैं। मेघालय की किस जनजाति में यूत्सेन, जी हाँ दोस्तों, यूत्सेन नाम के सर्प को देवता के रूप में दोस्तों पूजा जाता है। तो अगर लिख दिया मेघालय में तो गारो खासी जयंती आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा खासी जनजाति, क्योंकि गारो जो है दोस्तों वो असम साइड वालों के लिए हो जाता है। खासी जनजाति के लोग जो हैं ये यूत्सेन नामक सर्प की पूजा करते हैं, ये आप याद रखेंगे। कहीं कहीं पे यूत्सेन की जगह यूथलेन भी लिखा रहता है, ठीक है।
यूथ यूथ लेन भी लिखा रहता है, तो चाहे यूथ सेन लिखे चाहे यूथ लेन लिखे, ठीक है, जनजातियों का अपना नाम है। तो खासी जनजाति दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। और यूथ लेन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बड़ा सांप। क्या होता है? बड़ा सांप, बड़ा सांप या फिर अजगर, ठीक है, बड़ा सांप या अजगर, ठीक है। इसकी दोस्तों ये खासी जनजाति के लोग पूजा करते हैं, इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। ये आज हम जो 453 नंबर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना, ये इंडियन ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे 331 नंबर से आरंभ किए थे और हम पहुंच गए 453 नंबर पे। कितने नंबर पे? 453 नंबर पे। दोनों के बीच में देखेंगे तो आज हमारा जो चल रहा है ना, ये कितना नंबर चल रहा है? ठीक है, 453 है, सही है। तो आज हमारा 123 नंबर का चल रहा है लेक्चर। पीछे हमने शायद 122 लिखा है क्या? नहीं, ठीक है, 123 ही लिखा हो, ठीक है। तो आज हमारा 123 नंबर का लेक्चर चल रहा है जो इंडियन ज्योग्राफी में चल रहा है। बस अब आखिरी में 2 लेक्चर और दूंगा मैं, ताकि 125 पे लेक्चर समाप्त हो जाए। इसी तरह से इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके पहले दोस्तों अगर मैं शुरू से बताऊं तो 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा। 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास देखा। 92 नंबर से लेकर 150 नंबर तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री देखा। 151 से लेकर 230 तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी देखा, संविधान। 231 से लेकर 330 तक हम लोगों ने विश्व का भूगोल देखा। और ये सब पढ़ते हुए दोस्तों तब हम पहुंचे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। 5 बड़े विषय समाप्त हो गए, अब तो 6 बोल सकते हैं। 6 विषय ना, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ये 6 अपने आप में बहुत बड़े विषय हैं। ये 6 विषय समाप्त हो गया। 7वें विषय के रूप में अब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की शुरुआत करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर नहीं देखा, आप देखिए, आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। पेड बैच अपनी जगह है, आपकी इच्छा होगा लीजिएगा, नहीं इच्छा होगा कोई बात नहीं, लेकिन ये सीरीज आप जरूर पढ़िए। आगे देखिए, करा आंध्र प्रदेश में चेंचू लोग, चेंचू एक जनजाति है दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये जो चेंचू जनजाति है ये कहां पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश से संबंधित जनजाति है चेंचू। करा चेंचू लोग में नेता का नाम क्या होता है? चेंचू जनजाति के लोग अपने नेता को किस नाम से पुकारते हैं? ये ऐसा सवाल है, तो याद रखिएगा, ये अपने नेता को बुलाते हैं पेद्दा। शॉर्टकट में बोलिएगा पेद्दा और लॉन्ग कट में बोलिएगा पेद्दा मनीषी। क्या बुलाते हैं? पेद्दा, पेद्दा मनीषी, पेद्दा मनीषी। क्या बुलाते हैं दोस्तों? पेद्दा मनीषी, या आप केवल पेद्दा बोलिए, पेद्दा या पेद्दा मनीषी आप याद रखेंगे, ये चेंचू लोग बुलाते हैं। और ये पेद्दा मनीषी कौन होता है? तो जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, ठीक है, याद रखेगा, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वही क्या होता है दोस्तों? वही नेता चुना जाता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बूढ़ा है वही नेता। भाई बूढ़ा को नेता क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि उसके पास अनुभव ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, इसलिए दोस्तों ऐसा किया जाता है। आगे बढ़िए, जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। अभी पीछे दोस्तों एक शैक्षणिक संस्था मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेकिन यहां अलग दे दिया, वो सामाजिक संस्था थी, ये शैक्षणिक संस्था। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है युवा गृह, ठीक है। अलग अलग जनजातियों ने अलग अलग जो है युवा गृह बना रखा है। युवा गृह खास, अच्छा एक चीज और याद रखेगा, इसमें जैसे अलग अलग जनजाति से उरांव की बात कर दिए, तो उरांव लोग दोस्तों धुमकुड़िया कहते हैं, जो आपने पीछे पढ़ा, ठीक है। उरांव लोगों की सामाजिक संस्था, ठीक है, उरांव की जो संस्था थी उस संस्था का नाम क्या था? जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा उसका नाम था धुमकुड़िया, ठीक है, धुमकुड़िया। चाहे धुमकुड़िया कहिए चाहे धुमकुड़िया कहिए, कई बार कुड़िया ना करके कुरिया लिखा रहता, तो परेशान मत होइएगा। इसी तरह से एक संस्था घोटुल है, तो वो जो घोटुल संस्था है वो गोंड लोगों में प्रचलित है, ठीक है। इसी तरह गोंड लोगों में अपनी एक संस्था है, उसका नाम है घोटुल। क्या नाम है दोस्तों? घोटुल। परीक्षा में ये घोटुल वाला दोस्तों खूब पूछा जाता है, इसके ऊपर स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है घोटुल वाला, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये आप याद रखें। इसी तरह से आजकल एक परीक्षा होता है, EMRS का पेपर होता है, EMRS, ठीक है, EMRS। ई माने हो जाता है एकल, ठीक है, एकल, एकलव्य मॉडल, ठीक है, एकल मॉडल आवासीय विद्यालय, ठीक है, एकल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, एकल मत बोलिए, एकलव्य मॉडल आवासीय रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है,
आवासीय विद्यालय, ठीक है, आवासीय विद्यालय, ठीक है। तो यह भी दोस्तों एक शैक्षणिक संस्था के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है, जो जनजातियों को शिक्षित करने के लिए इस EMRS स्कूल को दोस्तों शुरू किया गया था, एकलव्य मॉडल का स्कूल। तो हो सकता है परीक्षा में ये वाला ना पूछ करके ऐसे पूछ रहा हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा और क्या जवाब देना है। भारत में कौन सी अनुसूचित जनजाति हनालगट्टा यानी स्मृति स्तंभ बनाने का काम करते हैं? हनालगट्टा या स्मृति स्तंभ ये होता क्या है? तो याद रखेगा, एक जनजाति है माड़िया जनजाति। माड़िया जो जनजाति है, माड़िया, ये खास करके महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। कहां पाई जाती है? ये खास करके महाराष्ट्र में पाई जाती है। और ये हनालगट्टा क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मृतकों का शव दफनाने के बाद स्तंभ स्थापित करना, ठीक है, स्तंभ स्थापित करना, ठीक है। जिस तरह से दोस्तों क्रिश्चियन वगैरह में होता है, पहले लोगों को दफना दिया जाता है, एक स्तंभ बना दिया जाता है, यहाँ फला व्यक्ति का दोस्तों कब्र है, उसी तरह से यह स्मृति स्तंभ तैयार करते हैं, जिसे हम हनालगट्टा कहते हैं। अगर ये स्मृति स्तंभ न लिखा होता तो हनालगट्टा का अर्थ समझना मुश्किल हो जाता बच्चों के लिए, ठीक है। तो परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, इस तरह के डीपली सवाल भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भारत में प्रजाति लेखन का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? ठीक है, पहली बार दोस्तों अलग अलग जनजातियों के बारे में सबसे पहले किसने उजागर किया, उनके बारे में किसने बताया, किसे उनका लेखक माना जाता है? तो याद रखिएगा, एक अध्ययन पद्धति के अनुसार सत्यव्रत राय का नाम मिलता है, ठीक है, सत्यव्रत राय, ठीक है, सत्यव्रत राय को ये श्रेय दिया जाता है प्रजाति का लेखन। क्यों? क्योंकि सत्यव्रत राय ने क्या किया, किसी विशेष समुदाय को लेकर के उनका रहन सहन, खान पान, कल्चर, इन सब को उजागर किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे लिखिए, ठीक है, इन्होंने जनजातियों का गहन अध्ययन किया, ठीक है, जनजातियों का गहन अध्ययन, ठीक है, गहन अध्ययन, ठीक है। किस प्रकार दोस्तों गहन अध्ययन किया? तो याद रखिएगा, उनका खान पान देखा, ठीक है, उनका कल्चर देखा, उनकी संस्कृति देखा, क्या देखा? संस्कृति देखा, उनका पहनावा देखा। इस तरह से इन सबको देख ताक करके एक जो है उनके बारे में डिटेल एनालिसिस किया था सत्यव्रत राय जी ने। इसलिए भारत में प्रजातियों का प्रजाति लेखन का जनक दोस्तों इन्हें ही माना जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट और हटके सवाल है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत, अनुसूची बताना है, किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई है? आपको अनुसूची भी बताना है, साथ ही साथ अनुच्छेद भी बताना है। तो 5वीं अनुसूची में दोस्तों यह बात बताई गई है। पहली बात याद रखेगा, 5वीं अनुसूची जो है दोस्तों, उसमें किसके बारे में बताया गया? यही कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होंगे। कितना? न्यूनतम नहीं, अधिकतम। कितने सदस्य? अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। ये अलग अलग राज्यों से दोस्तों ये सदस्य लिए जाएंगे, ठीक है, कौन किसमें? जनजातीय सलाहकार परिषद में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, अलग अलग राज्यों से ये जो है सदस्य लिए जाएंगे। एकीकृत जनजाति विकास योजना, जिसे जनजाति उपयोजना का भी नाम दिया जाता है, ये कब दोस्तों योजना शुरू हुआ था? तो यह योजना 1975 में शुरू हुआ था, एकीकृत जनजातीय विकास योजना, ठीक है। ये रटने वाला सवाल है और इसे कैसे भी करके दोस्तों रट लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा सर आपने कैसे रटा, हमें भी नहीं याद हो रहा, हमें तो 72 याद आता था बार बार। मैंने 20 बार गलती किया है इस सवाल का उत्तर 72 बोल करके, ठीक है, लेकिन आप 75 याद रखेंगे, 1975, 72 न कीजिएगा। 72 वो साल है जिसमें पाकिस्तान जो एकीकृत था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उसको इंदिरा गांधी ने मार मार के तोड़ दिया, अलग कर दिया, इसको पूर्वी पाकिस्तान को बना दिया बांग्लादेश। तो एकीकरण हो गया खत्म। इस तरह से 72 याद रखेगा और उसी से जोड़ के आप 75 याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो एकीकृत दे रहा है इसमें 75 हमेशा आपको उत्तर देना है, इसको ध्यान रखेंगे। करा भारतीय जनजातीय सलाहकारी विपणन विकास संगठन, ठीक है, जिसे ट्राइफेड कहा जाता है। ये ट्राइफेड बना क्यों दोस्तों? तो याद रखेगा, जनजाति उप उत्पादों को या जनजाति उत्पादों का मार्केटिंग कैसे किया जाए, उसे मार्केट तक लाना। भाई जनजाति लोग बहुत कुछ बनाते हैं, ठीक है, उसको मार्केट तक पहुंचाना इस ट्राइफेड का काम है, इसको आप याद रखने का। और ये कब बना था? ये बहुत बाद में चल के बना, 87 में, अगस्त 1987 में बना हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। अगस्त 1987 में किसका गठन हुआ है? ये इंग्लिश में जो लिखा है दोस्तों ट्राइफेड का गठन। तो ट्राइफेड याद रखेगा, ट्राइफेड का कार्य क्या है? मार्केटिंग करना।
कैसे जनजातियों के द्वारा, जैसे आपने पढ़ा ना कि जनजातियों में बांस के बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, तो बांस के जो उत्पाद बने उसकी मार्केटिंग कैसे किया जाए, उसको और बाजार तक कैसे लाया जाए, इसलिए दोस्तों उस पर काम किया गया। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त विकास निगम, जिसको NSFDC का नाम देते हैं दोस्तों, ये कब बना? 2 साल बाद 1989 में, ठीक है, 1989 में, ठीक है। यह SC और ST दोनों से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। SC मतलब शेड्यूल कास्ट और SC मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए वित्त विकास निगम है ये, ठीक है। वित्त विकास निगम मतलब क्या है? फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किस लिए? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। सामाजिक आर्थिक विकास हेतु, आर्थिक विकास हेतु वित्त प्रदान करना, ठीक है, वित्त प्रदान करना। यह किसका काम है दोस्तों? यह NSFDC का काम है, इसको आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। 1989 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, भी ध्यान दीजिएगा। जनजातियों के विकास के लिए विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंड, विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंड योजना, ये सर्वप्रथम दोस्तों कब लागू किया गया, जिससे जनजातियों का विकास हो हर तरीके से? तो ये सबसे पहले योजना लाई गई थी, ये 1955 की योजना है, ठीक है, 1955 की। बाकी सब तो बहुत बाद में आया, ठीक है। एकीकृत वाला 75 में आया, ये वाला 55 में आया था, दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। आगे कह रहा है जनजातियों को वनों पर अधिकार देने की सिफारिश पहली बार दोस्तों किस आयोग ने किया था? तो याद रखिएगा ढेबर आयोग। कौन सा आयोग? ढेबर आयोग ने दोस्तों पहले किया था, UN ढेबर आयोग, ठीक है। एक आयोग था दोस्तों, उसका नाम था UN ढेबर, ठीक है, UN ढेबर आयोग, ठीक है। इसी ने पहली बार क्या किया था दोस्तों? जनजातियों को वनों पर अधिकार देने की सिफारिश किया था। एक सवाल और आ सकता है कि कब किया था, ठीक है, तो याद रखेंगे ये आयोग बना था 1960, वही साल है जिस साल भारत सरकार ने सिंधु नदी जल समझौता किया था 1960, उसी साल का ढेबर आयोग है। एक और आयोग है लोकुर समिति। कौन सी है? लोकुर। एक और है लोकुर समिति या समिति, इसने इसी तरह की सिफारिश इसने भी किया था, लेकिन यह सिफारिश किया 1965 में। तो 60 में ढेबर आयोग को याद रखेंगे, और जो लोकुर समिति है वो 1965 है, 5 साल बाद, उसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, क्या पॉपुलेशन परसेंटेज की बात कर रहा है, के हिसाब से सबसे न्यूनतम है? सीधे सीधे कह रहा है जनजाति। सबसे कम यष्टि दोस्तों कहां निवास करते हैं? तो उत्तर प्रदेश उत्तर है, ठीक है। सबसे कम यष्टि दोस्तों कहां रहते हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे कम यष्टि हैं। अगर जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो केवल 0.6% है। अब आप समझिए कितना ज्यादा कम है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां पर है? तो 90 नंबर 1 पर दोस्तों मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। सर्वाधिक कहां पर ये पूछ दे तब, तो 1 नंबर पे MP याद रखेंगे, 2 नंबर पे महाराष्ट्र याद रखेंगे, जी हाँ महाराष्ट्र, और 3 नंबर पे उड़ीसा याद रखेंगे, ठीक है। सबसे कम उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा यष्टि कहां निवास करते हैं? नंबर 1 पर MP है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर उड़ीसा है। इस डेटा को भी आप याद रखेंगे। पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व जो सही क्रम है वो बताइए। कौन सा क्रम? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। पाकिस्तान वाले साइड से पूर्वोत्तर साइड तक आना है, पहाड़ी जनजातियों का क्रम बताना, वो भी कब? पश्चिम से पूर्व बताना है, तो ये बताइएगा, ठीक है। तो पूर्वोत्तर के लिए पूछ रहा है ना, तो पहले याद रखिएगा, पहले गारो पढ़ते हैं, ठीक है। गारो के बाद दोस्तों खासी आती है, खासी, और खासी के बाद दोस्तों जयंतिया है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, सीक्वेंस है दोस्तों। अगर मैं पूर्वोत्तर की बात करूं तो, ठीक है, जयंतिया, और लास्ट में आ जाएगा नागा। नागा मतलब नागालैंड वाले हो जाएंगे ये। इसी तरह दोस्तों कभी कभी पहाड़ियों का नाम पूछता है कि पश्चिम से पूर्व पहाड़ियां बताइए, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ऐसे करते हुए आइएगा, और लास्ट में छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, तो उसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ जनजातियों से संबंधित सवाल है, जिसे आप याद रखेंगे। और खास करके पहाड़ी जनजाति, तो पहाड़ी जनजाति ज्यादातर जो है दोस्तों ये पूर्वोत्तर में पाई जाती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कर भरमौर जनजाति, कौन सी जनजाति? भरमौर जनजाति का क्षेत्र दोस्तों ये कौन सा क्षेत्र है? कहां पे भरमौर जनजाति पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। कहां की है? यह हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। नाम क्या है? भरमौर जनजाति, ठीक है। और यहाँ बहुत सारी जनजातियां हैं, कुछ जनजातियों का नाम लिखिए, जैसे किन्नौर जनजाति, ठीक है, किन्नौर, ठीक है।
किन्नौर या फिर ठीक है। इसी तरह से भरमौर आप याद रखेगा, भरमौर याद रखेगा। इसी तरह से हिमाचल वाला पूछ रहा हूं, उत्तराखंड मत बोल दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका गद्दी जनजाति, गुज्जर जनजाति, ठीक है। गद्दी और गुज्जर, गुज्जर जानते हैं ना, गुज्जर या गुज्जरा बोलते हैं, ठीक है। गुज्जर या गुज्जरा, गुज्जरा मत लिखिए, गुज्जर जनजाति लिखिए, ठीक है। गुज्जर, गुजर जिसको बाद में किया जाता है, हरियाणा में इनको गुजर कहा जाता है। और एक जनजाति यार लद्दाखी याद आ रहा है, वो तो जम्मू कश्मीर वाली हो जाएगी। अरे एक और जनजाति यहाँ पे है यार, नहीं समझ में आ रहा है, क्या नाम है, बहुत अच्छा सा नाम है, बहुत बहुत अभी अभी दिमाग में था, तुरंत आया था जब इसको मैं कट किया और लिखते थे, नहीं आ रहा है, याद आता तो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो ये अन्य जनजातियां हैं जो हिमाचल में पाई जाती हैं। करा चीन युद्ध 1962 से पूर्व, ठीक है। इससे जब चीन युद्ध भारत जब चीन युद्ध हुआ था दोस्तों 1962 में, उसके पहले कौन सी जनजाति तिब्बत के साथ दोस्तों व्यापार करती थी? उसके पहले 1962 के पहले कौन सी जनजाति तिब्बत के साथ व्यापार करती थी? तो यहां देखिए कई जनजाति का नाम आता है। नंबर 1 पर आता नाम भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति को ही हम सौका जनजाति भी कहते हैं, ठीक है। भोटिया या सौका जनजाति। तो एक तो दोस्तों ये व्यापार करती थी, दूसरा लद्दाखी जनजाति, ठीक है। लद्दाखी जो लद्दाख में पाई जाती है, लद्दाखी जनजाति पंगवाला, ठीक है। यहां लिखिएगा पंगवाला, ठीक है, पंगवाला, ठीक है। पंगवाला जनजाति यह भी कहां संबंधित है? हिमाचल संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कौन व्यापार करती तो भी मैंने बता दिया। करा जिप्सी लोगों का मूल स्थान दोस्तों क्या था? जिप्सी दोस्तों गाड़ी का नाम नहीं है जो आप गाड़ी समझ रहे हैं, यहां जिप्सी एक प्रकार की जनजाति है। जिप्सी क्या दोस्तों? एक प्रकार की जनजाति है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जिप्सी जनजाति जो है इसका मूल स्थान क्या था, कहां ये जनजाति पाई जाती थी? तो खास करके पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान तो आप समझ ही रहे हैं, फिर वही थार का मरुस्थल हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, ये सब जिले हो जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों खास करके पाई जाती है। और इसके अलावा जिप्सी जनजाति जो है ये मूल रूप से मध्य एशिया की निवासी मानी जाती है, ठीक है। मध्य एशिया की निवासी मानी जाती है, ये भी याद रखेंगे अगर वर्ल्ड वाइड याद रखना हो तो। अब भारत पूछे तो फिर पश्चिमी राजस्थान आप याद रखेंगे कि जिप्सी भारत में कहाँ रहती है, तो पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से आज का ये सेशन दोस्तों समाप्त होता है। हमने अलग अलग विषय के लिए बहुत सारे कोर्सेज बना के रखे हैं, विषय वाइज भी कोर्सेज हैं, परीक्षा के अनुसार भी कोर्सेज हैं। आपको अच्छा लगे, आपको यदि महसूस होता है कि स्टडी 91 के साथ जुड़कर हम अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो बेशक आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक मौका हमें दीजिए और हमारे साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करेंगे। कहीं कुछ क्वेरी है आपकी तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी हाल फिलहाल में अभी हमारे 2 नए बैच आए हैं जो कि सुपर सेलिंग बैच हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कीजिए और अच्छी तैयारी आपकी होगी। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।